चलिए आज आप लोग केमिस्ट्री क्लासेस में इस अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु में किस में रहते हैं, कैसे रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रत्येक परमाणु में विभिन्न कोषों में कैसे कैसे गति करते हैं। तो ये देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि परमाणु नाभिक। देखो, परमाणु नाभिक जो होता है प्रत्येक परमाणु का एक नाभिक होता है। उसी में उस परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं और जितने न्यूट्रॉन होते हैं सभी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन इसी नाभिक में होते हैं। और देखो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ऐसे सभी कोषों में क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। तो ये मान लेते हैं पहला कोष है, फिर इसी प्रकार ये मान लो दूसरा कोष है, फिर ये मान लेते हैं तीसरा कोष है, ये चौथा कोष है, ये मान लो पांचवा कोष है। ठीक इसी प्रकार देखिए, ये मान लो मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ। पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, और ये मान लो चौथा कोष, और ये पांचवा कोष। अब इसी में देखो इलेक्ट्रॉन जब रहते हैं तो देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है कोष में, कहने के लिए कहा जाता है कोष में रहते हैं, लेकिन देखो मैं बता रहा हूँ अलग अलग वैज्ञानिक लोग ये अलग अलग बताए हैं कि कैसे किस में रहते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे सबसेल यानी उपकोष, यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है किस कहाँ पे रहते हैं, उपकोष में रहते हैं। जैसे भाई आप लोग विद्यालय में पढ़ते हो ना, तो आप लोग अपने को इलेक्ट्रॉन समझ लें। आप लोग सभी स्टूडेंट क्या करिए, अपने को इलेक्ट्रॉन समझिए। आप पढ़ने कहाँ पे जाते हो, आप विद्यालय में जाते हो पढ़ने, तो विद्यालय को क्या समझो, नाभिक समझो। विद्यालय क्या समझो, नाभिक, वह मान लो मुख्य केंद्र हो गया। अब इसके बाद आप किस क्लास में पढ़ते हो, फर्स्ट में पढ़ते हो, सेकंड पढ़ते हो, कि नाइन्थ में पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो, कि 11th में पढ़ते हो, तो वो तो क्लास हुआ नहीं हुआ, तो उसको आप कोर्स कह दो। फिर देखिए इसके बाद जब बच्चे बहुत अधिक होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें सेक्शन बढ़ जाता है। जैसे 9th A, 9th B, 9th C, 10th A, 10th B, 10th C, 10th D। भाई संख्या के अनुसार जितने अधिक संख्या में स्टूडेंट रहते हैं हम उसी के अनुसार क्या करते हैं भाई, क्लास को डिवाइड कर देते हैं। तो वह जो प्रत्येक जो कोर्स होता है वो 9th का, जैसे मान लो 9th A है, फिर 9th B है, तो जो 9th A है वो कक्षा 9 का क्या है, एक उपकोष है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर सभी कोषों को उपकोषों में बांटा जाता है, सभी कोषों को उपकोष में बांटा जाता है। ठीक ना। अब देखो उपकोष कितने प्रकार के होते हैं, उपकोष देखिए 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अभी देखो मैं समझा रहा हूँ कि देखिए उपकोष मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते करते हैं। ठीक, 4 के अलावा कोई नहीं, जिसको हम कहते हैं यश उपकोष, जिसका नाम है एस उपकोष। दूसरा होता है पी उपकोष, तीसरा है डी उपकोष, चौथा होता है एफ उपकोष। बस ये जान लीजिए 4 प्रकार के उपकोष होते हैं। ठीक ना। अब ये देखेंगे कि ये चारों कोष किस कोष में कौन कौन सा रहता है। भाई आप स्कूल में पढ़ते हो, क्या जरूरी है कि हर क्लास में सेक्शन क्या बराबर रहता है। भाई किसी में 1 सेक्शन रहेगा, किसी में 2 सेक्शन रहेगा, किसी में 3 रहेगा, किसी में 4 रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखो जो कोषों में शर्त है कि कोषों में अधिकतम उपकोष 4 होगा, 4 से अधिक नहीं होगा। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, पहले कोष में केवल एस उपकोष होता है। कौन होता है, एस उपकोष होता है। पहले कोष में केवल क्या है, यस उपकोष होता है। दूसरे में कौन कौन होता है, यस और पी होता है। तीसरे में देखो 3 के होते हैं, यस उपकोष, पी उपकोष और डी उपकोष। ठीक ना भाई, यस उपकोष, पी उपकोष और डी उपकोष। चौथे से अब ये सभी हो गए, यस उपकोष, पी उपकोष,
डी उपकोष, एफ उपकोष। ठीक, और फिर पांचवें में भी तो यही, जब चार प्रकार के होते हैं तो पांचवें में भी यही होगा, यही चार प्रकार के एस, पी, डी और एफ उपकोष होगा। इसके अलावा और कहीं और कोई उपकोष नहीं होता। छठे में भी यही चार उपकोष होते हैं। समझ गए? याद कैसे करोगे भाई? देखिए आप लोग, एकदम याद करने का आसान तरीका है। पहले कोष में खाली एक उपकोष होता है, दूसरे उपकोष में दो थे, कौन कौन क्रम से, यस और पी। तीसरे में कौन कौन, तीन थे, यस, पी, डी। चौथे में कौन कौन होता है, यस, पी, डी, एफ। चारों उपकोष होता है। फिर पांचवें में भी वही यस, पी, डी, एफ, यही उपकोष होते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे अगर बात कही जाए कि यस उपकोष, हम कह दें कि भैया यस उपकोष, एस उपकोष कहने से हमको कोष की संख्या यह नहीं प्रदर्शित होता है कि वह यस उपकोष किस कोष का उपकोष है। बात समझे? अभी कहाँ पर आपसे पूछा जाए कि आप किस क्लास में पढ़ते हो तो आप कहोगे ए में। ए से क्लियर हुआ कि 9th ए में पढ़ते हो कि 10th ए में पढ़ते हो कि 11th ए में पढ़ते हो। तो हाँ बताओ, ए सेक्शन, ए से पहले आप क्या करते हो, क्लास नंबर आप बताते हो ना कि 9th ए। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखो, कोष से पहले हम क्या करेंगे, इसकी कोष संख्या हम लिखते हैं। तो पहले जैसे यहाँ 1s, फिर यहाँ देखो 2s, 2p, फिर देखो 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5e। अब देखिए यहाँ कोषों की संख्या नीचे लिखी जाती है। उपकोष के जस्ट बाईं ओर नीचे लिखी जाती है। इससे क्लियर हो जाता है कि हाँ ये किस कोष का यस उपकोष है। अभी सपोज दैट सोचिए हम कह दें कि चलो भैया 3p उपकोष, ऐसे कह दें 3p उपकोष, आप लोग तुरंत समझ जाओगे भाई तीसरे कोष का p उपकोष की बात कही जा रही है। बात समझे? ये चीज तो ये बताओ, ये समझ गए आप लोग कि उपकोष देखिए चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष। किस कोष में कौन कौन उपकोष होता है, समझ गए? पहले कोष में केवल एस उपकोष, दूसरे में यस और पी, तीसरे में यस, पी, डी, चौथे में यस, पी, डी, एफ। अब सब में यही होगा। ठीक, अच्छा अब देखिए इसके बाद मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि फिर बाद में ये बताओ कोष को किसमें बांटा गया, ऑर्बिटल में। किसमें बांटा गया, ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल जो है इंग्लिश शब्द है, इसको हिंदी में कहते हैं कक्षक। अब ये बताओ, हमने कहा कि आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग अपने क्या समझोगे, इलेक्ट्रॉन, और स्कूल को क्या समझोगे, विद्यालय को नाभिक। जो कोष है वो तो कक्षा समझोगे, जितनी कक्षाएं उनको कोष समझोगे, और इसके बाद सभी कक्षाओं में जो सेक्शन बटा है उसको आप लोग उपकोष समझोगे। फिर इसके बाद ये बताओ सभी क्लासों में क्या होता है, ब्रेंच लगा होता है। तो ये बताओ आप लोग कहाँ पर बैठते हो, ब्रेंच पर, डेस्क पर बैठते हो ना। मान लो ब्रेंच है, चेयर है कुछ विद्यालयों में, कुछ विद्यालयों में टाटपट्टी है, तो कुछ विद्यालयों में भाई क्या है, आंगनबाड़ी वगैरह में क्या होता है, जमीन पे ही बैठा दिया जाता है। तो जहाँ पर आप लोग बैठते हो उसी को माना जाएगा कि आप इलेक्ट्रॉन मुख्य रूप से विद्यालय में वहीं पर आते हो। बस उसी को समझो ऑर्बिटल। उसी को क्या समझोगे, ऑर्बिटल। यानी जहाँ पर अपने अपने विद्यालय में रहकर आप लोग पढ़ते हो, अध्ययन करते हो, बस उसी को समझ लो क्या है, ऑर्बिटल। तो देखिए अब हम बताएंगे आप लोगों को ऑर्बिटल। देखो ऑर्बिटल, तो देखो ये ऑर्बिटल जो होता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। अगर बात कही जाए कि ऑर्बिटल क्या होता है, तो ऑर्बिटल की परिभाषा होती है कि परमाणु नाभिक के चारों तरफ वे त्रिविम क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिकतम होती है उसे ऑर्बिटल कहते हैं। तो देखिए
मैं इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूँ, यानी कि परमाणु नाभिक के चारों तरफ, परमाणु नाभिक के चारों तरफ वे त्रिविम क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, यानी सबसे अधिकतम होती है, उसे ऑर्बिटल कहते हैं। अब देखिए, ऑर्बिटल भी 4 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। और वही जो नाम उपकोष का है वही ऑर्बिटल का भी नाम है। देखो, ऑर्बिटल भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ऑर्बिटल 4 प्रकार के होते हैं। अब देखो कौन कौन होता है। सबसे पहला होता है, कहते हैं एस ऑर्बिटल। जैसे यस उपकोष था ना, वैसे देखो एस ऑर्बिटल, यानी एस उपकोष को ही एस ऑर्बिटल कहते हैं। और दूसरा पी ऑर्बिटल, और तीसरा जो होता है डी ऑर्बिटल, चौथा क्या होता है? एफ ऑर्बिटल। चौथा क्या होता है? एफ ऑर्बिटल। तो ये सब ऑर्बिटल कहाँ पर उपस्थित होते हैं? उसी उपकोष में ही होते हैं। कहाँ होते हैं? उपकोष में। अब हम ये देखेंगे, देखो सभी उपकोषों में जो ये ऑर्बिटल की संख्या होती है वो अलग अलग होती है, निश्चित नहीं होती है। अब इसको याद कर लेंगे हम कैसे। देखिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं, यह उपकोष लिख दे रहा हूं, और यहां ऑर्बिटल की संख्या लिख दे रहा हूं। ठीक ना? ऑर्बिटल की क्या लिख रहा हूं? की संख्या लिख रहा हूं। अब देखो, जैसे मान लीजिए यस उपकोष में ओनली वन, केवल एक ऑर्बिटल होता है। कितना होता है? एक ऑर्बिटल। मैं इसको देखो, ये एक छोटे आयत के द्वारा मैं प्रदर्शित कर रहा हूं। आप लोग भी इसी तरह प्रदर्शित करोगे कि ये क्या करेगा? एक ऑर्बिटल को व्यक्त करेगा। और इसके बाद इसकी आकृति वगैरह कैसे ओवरलैपिंग करते हैं सब बाद में बताऊंगा। पहले आप लोग सीखिए। इसके बाद जो पी कोष होता है, पी कोष में देखिए 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं? 3। 1 2 3, 1 2 3 ऑर्बिटल होते हैं। इसके बाद और जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें कुल मिला के 5 ऑर्बिटल होता है। 1 2 3 4 और ये 5। और जो एफ ऑर्बिटल होता है इसमें टोटल, जो एफ कोष में टोटल 7 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन होता है? देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो एकदम आप लोग क्या करो, जैसे विषम संख्या जानते हो वैसे याद कर लो। उपकोष जैसे एस पी डी एफ, वैसे क्या करो 1 3 5 7 याद रहेगा। 1 3 5 7, यानी एस उपकोष में 1 ऑर्बिटल, पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल, डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल और एफ उपकोष में 7 ऑर्बिटल हुआ ना। अब देखो, इसके बाद देखिए रूल होता है, प्रत्येक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने रहते हैं?
ओनली वन, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं और वे दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वह अपोजिट डायरेक्शन में गति करते हैं, एक ही दिशा में नहीं गति करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अगर घड़ी के घूमने की दिशा में गति करेगा तो दूसरा क्या करेगा, घड़ी के घूमने के विपरीत दिशा में घूमता है। अब देखिए मैं आप लोगों को धीरे धीरे ले चल रहा हूँ। अगर जान लीजिए पहले कोष में, यहाँ पे देखिए अगर पहले कोष में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन अगर इधर घूम रहा है दक्षिणावर्त दिशा में, तो इसमें जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है क्या करेगा, वह अपोजिट दिशा में घूमेगा। बताइए समझ में। अब देखो, अब यहाँ पे अच्छा इतना आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे भाई। या तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखो हम बता रहे हैं कि जो ऑर्बिटल को आप लोग याद रखिएगा। फिर देखो हमने कहा कि एक ऑर्बिटल में, हमने कहा कि प्रत्येक ऑर्बिटल में अधिकतम, प्रत्येक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इससे अधिक नहीं हो सकता है, इससे कम हो सकते हैं, लेकिन इससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2, ठीक ना। तो अब देखो हम यहाँ अगर भर दें तो बताओ यह सपोज में खाली एक ऑर्बिटल है तो इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन होगा। देखो जब हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को हम भरते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उसको हम तीर के दिशा के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। तो देखिए जो पहला इलेक्ट्रॉन होता है ऊपर की ओर दिखा देते हैं और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन नीचे को, ठीक ना। ये जो तीर की दिशा मतलब ये सुकोष में कुल कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ओनली वन, केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कितना रहेगा, 2 से कम 1 रहेगा या को नहीं रहेगा वो चलेगा, लेकिन 3 नहीं रह सकता है। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन है जिस परमाणु में तो कहाँ पे जाएगा, वो आ जाएगा दूसरे कोष के या सुकोष में आ जाएगा। बात समझे। और भी आगे बताएंगे हम। देखिए इस प्रकार पीप कोष में देखो पहले सभी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, ये हो गया। फिर इसके बाद देखो 5, 6, 7 हो गया। इसी तरह इसमें भरो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें भरो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक, तो इस प्रकार आपको क्लियर क्या हुआ, याद क्या करना है कि सुकोष में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब ये चीज याद रखो भाई, यह सुकोष में जब क्या ऑर्बिटल है तो यह सुकोष में कुल कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, यही ना। पी कोष में कितना, पी कोष में कितना रहेगा भाई, 3 ऑर्बिटल है, 3 का दूना कर दो, 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन। डी में कितना रहेगा, 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन। यह कोष में कितना रहेगा, 7 ऑर्बिटल है, 7 का डबल कर दो, 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन। बात समझे। यानी कि मैं अब यहां लिख दे रहा हूं उपकोष, यहाँ उपकोष और उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों, उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या में दिया है। देखो यह उपकोष में अधिकतम कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। पी कोष में कितना रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये एकदम याद करिएगा, ठीक ना। डी कोष में 10 इलेक्ट्रॉन, यह कोष में कितना रहेगा, 14। तो भाई याद रहेगा, वही याद करो, पहले ऑर्बिटल याद करो। यह कोष में 1 ऑर्बिटल, पी में 3, डी में 5,
F में 7। इसके बाद क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए उन ऑर्बिटलों की संख्या का हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे। जैसे S में 1 तो 1 दुआएं 2 हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 दुना 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 दुना 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद हम बताएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन उपकोष में कैसे प्रदर्शित किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ ऊपर बता दे रहा हूँ, जैसे अभी हमने कहा कोषों की संख्या जो है उपकोष के बाईं ओर नीचे लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वह उपकोष के ऊपर दाहिने तरफ जैसे पावर लगाई जाती है, एकदम ऐसा लिखा जाता है। जैसे लिखा जाएगा 1s2। इसका मतलब ये क्या होगा कि भाई पहले कोष के S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। बात समझे भाई, पहले कोष की 1 क्या व्यक्त कर रहा है, कोष, S क्या कर रहा है, उपकोष को व्यक्त कर रहा है। 2 जो लिखा गया है S में 2 कर रहा है ना, अब वहां 3 नहीं करेंगे। फिर इसके बाद अब आ जाओ दूसरे पर, तो क्या हो जाएगा 2s2। भाई सभी S का 2 हिस्सा है ना, सभी S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 2s2। फिर क्या होगा, फिर 2p6, फिर इसी प्रकार 3s2, फिर 3p6। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, हम सभी कोषों में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हम भरते जाएंगे। आई बात समझ में। अब इसके बाद हम आगे बताएंगे अगले वीडियो में कि ये इलेक्ट्रॉन उपकोषों में किस क्रम में प्रवेश करते हैं। तो देखिए अलग अलग वैज्ञानिक अपना अलग अलग विचारधाराएं प्रस्तुत किए हैं, तो उसको हम बताएंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग तो ये याद करो कि किस उपकोष में कितना कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहती है और किस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल रहते हैं। ये 2 चीज याद रखिएगा, किस उपकोष में कितना ऑर्बिटल रहता है और किस उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक ना। बस इसके बाद